हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीनापनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोखरी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन 1268-1287 के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक गियाथुद्दीन एवं उसके पिता मिराक गुयाथुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह एक निर्वाचित लेख है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। सामान्य तथ्य हुमायूं का मकबरा। सामान्य विवरण। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, रफ़ीउल दर्जत, रफ़ीउद दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें स्थित हैं। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव दिखा, जिसका प्रमुख अंग चारबाग शैली के उद्यान थे। ऐसे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं दिखे थे और इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बागे बाबर से एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई थी। अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद उज़्बेकिस्तान में बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। ये स्थापत्य अपने चरम पर ताजमहल के साथ पहुंचा। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, वो इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना गया है। इनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में निकट ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। बाद के मुगल इतिहास में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों सहित 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हॉडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें रंगून में मृत्युपर्यंत कैद कर दिया गया था। दिल्ली से अपने विदा होने को बहादुर शाह जफर ने इन शब्दों में बांधा है, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले बतौर शमा के रोते इस अंजुमन से चले। बहादुर शाह जफर गुलाम वंश के शासन में यह क्षेत्र किलोखरी किले में स्थित थी, जो नसीरुद्दीन 1268-1287 के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु उपरांत उसे पहले तो दिल्ली में ही दफनाया गया और बाद में 1558 में खंजर बेग द्वारा पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता की समाधि के दर्शन 1571 में किए। मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष उपरांत आरंभ हुआ था। तब इसकी लागत 15 लाख रुपए आई थी। कई बार हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम का भ्रम भी होता है। हालांकि 16वीं शताब्दी में लिखे ब्यौरेवार आईन अकबरी के अनुसार एक अन्य हाजी बेगम भी थी, जो हुमायूं की ममेरी बहन थी और बाद में उसकी बेगम बनी। उसको मकबरे का दायित्व सौंपा गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी, एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियाथुद्दीन ने किया था, जिन्हें हेरात, बुखारा, वर्तमान उज़्बेकिस्तान में से विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलवाया गया था। इन्होंने हेरात की और भारत की भी कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मिराक गियाथुद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूर्ण किया और मकबरा 1571 में बनकर पूर्ण हुआ। बाहरी रूप पाषाण निर्मित विशाल इमारत में प्रवेश के लिए 216 मीटर ऊंचे 2 मंजिले प्रवेश द्वार पश्चिम और दक्षिण में बने हैं। इन द्वारों में दोनों ओर कक्ष है एवं ऊपरी तल पर छोटे प्रांगण है।
मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारे के समान ही एक 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर किया गया है और उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके ऊपर पच्चीकारी, फर्श की सतह, झरोखों की जालियों, द्वार चौखटों और छज्जों के लिए श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ही ढका हुआ है। मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए है। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। यह पूरा निर्माण एक कुछ सीढ़ियों ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। फारसी वास्तुकला से प्रभावित ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। इमारत पर फारसी बलबूस गुंबद बना है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। यह गुंबद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। गुंबद के शुद्ध और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। ये रंगों का संयोजन इमारत को एक अलग आभा देता है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 दुमंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष गुंबददार खुसरा एवं दुगुनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इसमें गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। ये इमारत की मुख्य कब्र है। इसका प्रवेश दक्षिणी ओर एक ईवान से होता है तथा अन्य दिशाओं के ईवानों में श्वेत संगमरमर की जाली लगी है। सम्राट की असली समाधि ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी है, जिसका रास्ता बाहर से जाता है। इसके ठीक ऊपर दिखावटी किंतु सुंदर प्रतिकृति बनाई हुई है। नीचे तक आम पर्यटकों को पहुंच नहीं दी गई है। पूरी इमारत में पीटरा ड्यूरा नामक संगमरमर की पच्चीकारी का प्रयोग है और इस प्रकार के कब्र के नियोजन भारतीय इस्लामिक स्थापत्यकला का महत्वपूर्ण अंग है, जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए हैं। मुख्य कक्ष में संगमरमर की जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना है, जो पश्चिम में मक्का की ओर बना है। यहाँ आमतौर पर प्रवेश द्वारों पर खुदे कुरान के सूरा 24 के बजाय सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है, जिसके द्वारा प्रकाश की किबला मक्का की दिशा से अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार सम्राट का स्तर उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से ऊंचा देवत्व के निकट हो जाता है। प्रधान कक्ष के 4 कोनों पर 4 अष्टकोणीय कमरे हैं, जो मेहराबदार दीर्घा से जुड़े हैं। प्रधान कक्ष की भुजाओं के बीच बीच में 4 अन्य कक्ष भी बने हैं। ये 8 कमरे मुख्य कब्र की परिक्रमा बनाते हैं, जैसी सूफीवाद और कई अन्य मुगल मकबरों में दिखती है। साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी करते हैं। इन प्रत्येक कमरों के साथ 8-8 कमरे और बने हैं, जो कुल मिलाकर 124 कक्षीय योजना का अंग हैं। इन छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को समय समय पर बनाया हुआ है। इनमें से प्रमुख है हमीदा बानो बेगम और दारा शिकोह की कब्रें। प्रथम तल को मिलाकर इस मुख्य इमारत में लगभग 100 से अधिक कब्रें बनी हैं, जिनमें से अधिकांश पर पहचान न खुदी होने के कारण दफन हुए व्यक्ति का पता नहीं है, किंतु ये निश्चित है कि वे मुगल साम्राज्य के राज परिवार या दरबारियों में से ही थे, अतः इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान संज्ञा मिली हुई है। इस इमारत में लाल बलुआ पत्थर पर श्वेत संगमरमर के संयोजन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही इसमें बहुत से भारतीय स्थापत्यकला के घटक देखने को मिलते हैं, जैसे मुख्य गुंबद को घेरे हुए राजस्थानी स्थापत्यकला की छोटी छतरियां, जो मूल रूप से नीली टाइल्स से ढकी हुई थी। मुख्य इमारत के निर्माण में 8 वर्ष लगे, किंतु इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये उच्च श्रेणी की ज्यामिति के उदाहरण हैं। जन्नत रूपी उद्यान चहारदीवारी के भीतर बना है। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों, खियाबान और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बंटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4-4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है।
इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नालिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे जाती और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग हैं, व उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थर की चहारदीवारी है, व तीसरी ओर कभी निकट ही यमुना नदी बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। केंद्रीय पैदल पथ 2 द्वारों तक जाते हैं, एक मुख्य द्वार दक्षिणी दीवार में और दूसरा छोटा द्वार पश्चिमी दीवार में। ये दोनों द्वार दुमंजिला हैं। इनमें से पश्चिमी द्वार अब प्रयोग किया जाता है, व दक्षिणी द्वार मुगल काल में प्रयोग हुआ करता था और अब बंद रहता है। पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई एक बारादरी है। इसमें नाम के अनुसार 12 द्वार हैं और इसमें ठंडी बहती खुली हवा का आनंद लिया जाता था। उत्तरी दीवार से लगा हुआ एक हम्माम है जो स्नान के काम आता था। मकबरे परिसर में 4 बाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थिति दफनाए गए व्यक्ति की महत्ता दर्शाती है। वह शाही नाई हुआ करता था। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिस पहुंचने के लिए दक्षिणी ओर से 7 सीढ़ियां बनी हैं। यह वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना है। अंदर 2 कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इनमें से एक कब्र पर 999 अंक खुदे हैं, जिसका अर्थ हिजरी का वर्ष 999 है, जो 1590-91 ही बताता है। एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने 1611 में मकबरे का भ्रमण किया। उसने लिखा है कि केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण थी। कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। यहाँ के 4 बाग 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे। आने वाले वर्षों में ये सब तेजी से बदलता गया। इसका मुख्य कारण राजधानी का आगरा स्थानांतरण था। बाद के मुगल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का महंगा रखरखाव कर सकें। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने 4 बागों में सब्जी आदि उगाना आरंभ कर दिया था। 1860 में मुगल शैली के 4 बाग अंग्रेजी शैली में बदलते गए। इनमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्करों में बदल गए व क्यारियों में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वाइसरॉय बने, तब उन्होंने इसे वापस सुधारा। 1903-1909 के बीच एक वृहत उद्यान जीर्णोद्धार परियोजना आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत नालियों में भी बलुआ पत्थर लगाया गया। 1915 में पौधारोपण योजना के तहत केंद्रीय और विकर्णीय अक्षों पर वृक्षारोपण हुआ। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर फूलों की क्यारियां भी दोबारा बनाई गईं। भारत के विभाजन के समय अगस्त 1947 में पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भारत से नवीन स्थापित पाकिस्तान को लिए जाने वाले शरणार्थियों के लिए शरणार्थी कैंप में बदल गए थे। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये कैंप लगभग 5 वर्षों तक रहे और इनसे स्मारकों को अत्यधिक क्षति पहुंची, खासकर इनके बगीचों, पानी की सुंदर नालियों आदि को। इसके उपरांत इस ध्वंस को रोकने के लिए मकबरे के अंदर के स्थान को ईंटों से ढक दिया गया, जिसे आने वाले वर्षों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने वापस अपने पुराने रूप में स्थापित किया। हालांकि 1985 तक मूल जलीय प्रणाली को सक्रिय करने के लिए 4 बार असफल प्रयास किए गए। मार्च 2003 में आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा इसका जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हुआ था। इस जीर्णोद्धार के बाद यहाँ के बागों की जल नालियों में एक बार फिर से जल प्रवाह आरंभ हुआ। इस कार्य हेतु पूंजी आगा खान चतुर्थ की संस्था के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी। पुनरुद्धार कार्य के आरंभ होने से पहले अत्यधिक ध्वंस और असंवैधानिक अतिक्रमण यहाँ आम बात थे। इस कारण इस बहुमूल्य संपदा के अस्तित्व को खतरा बना हुआ था। मकबरे के मुख्य द्वार के निकट अनेक छोरदारियां और टैन लगे थे जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ लगाए गए थे। नीले गुंबद की तरफ यहाँ की बड़ी झोपड़पट्टी स्थापित थी, जिन्हें वोट की राजनीति के चलते भरपूर राजनीतिक समर्थन मिलता रहा था। इन सब के कारण दरगाह हजरत निजामुद्दीन का भी बुरा हाल था। वहाँ का पवित्र कुंड एक गंदे नाबदान में बदल गया था। यहाँ का जीर्णोद्धार कार्य आगा खां सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के से 1997 में आरंभ हुए सर्वेक्षण के बाद 1999 के लगभग आरंभ हुआ और मार्च 2003 में पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत 12 हेक्टेयर लॉन में अनेक पौधों और वृक्षों का पौधारोपण हुआ, जिसमें आम, नींबू, नीम, गुलमोहर और चमेली के पेड़ थे। पैदल रास्तों के साथ साथ बहते जल की नालियों की प्रणाली बनाई गई।
ये जल 12 हेक्टेयर 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक बल से बिना किसी हाइड्रोलिक प्रणाली के बहता रहता है। इसके लिए जल नालियां 1 सेंटीमीटर प्रति 40 मीटर 4000 पैमाने की ढाल पर बनाई गई थी। इस व्यवस्था से उद्यानों में सिंचाई हेतु जल प्रवाह हुआ और साथ ही सूखे फव्वारे एक बार पुनः जीवित हो उठे। इसके अलावा एक बड़ा कार्य था यहाँ वर्षा जल संचयन की व्यवस्था। इसके अंतर्गत 128 भूमि जल पुनर्भरण ताल बनाए गए और अनेक पुराने मिले सूखे कुओं की सफाई कर उन्हें पुनः प्रयोगनीय बनाया गया। इस पूरे कार्य को पहले तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि (NCF) द्वारा निजी वित्त से वहन किया गया था। इस कार्य का खर्चा लगभग $6,50,000 आगा खां चतुर्थ के आगा खां सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा ओबरॉय होटल समूह के सहयोग से वहन किया गया था। इसके साथ ही एक ATC काबुल स्थित हुमायूं के पिता बाबर मकबरे का भी पुनरुद्धार कार्य में भी संलग्न रहा है। पुनरुद्धार कार्य के बाद इस परिसर में और निकटवर्ती स्थानों पर जमीन आसमान का बदलाव आ गया। सभी खोखे, गुमटियां व अन्य अतिक्रमण हटाए गए थे और स्मारक के किनारे हरियाली वापस लौट आई थी। स्मारक को घेरे हुए शानदार उद्यान एक बार फिर इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। इसके बाद रात्रि प्रकाश व्यवस्था आरंभ हुई, जिसके साथ इस स्मारक की शोभा देखते ही बनती थी। 2009 में पुनरुद्धार कार्य के अधीन ही SI और AKTC ने मकबरे की छत से महीनों की मेहनत से सीमेंट कंक्रीट की मोटी परत हटाई गई, जो छत पर 1102 टन का दबाव डाल रही थी। ये कंक्रीट 1920 में जल रिसाव और सीलन से बचाने के लिए लगाई गई थी। इसके स्थान पर सीमेंट की 40 सेकंड मी मोटी ताजी परत लगाई गई है। इसने मकबरे की मूल चूने की परत का स्थान ले लिया है। अगले चरण में मकबरे के चबूतरे पर भी ऐसा ही काम किया गया। ये मूल रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लियों से बनी थी, जिनमें से कुछ तो 1000 की ग्रा से भी भारी थे। 1940 में निचले चबूतरे में असमान भागों को कंक्रीट की समान रंगों की परत से सुधारा गया था, जो पश्चिम द्वार के मूल मुगल फर्श से मिलते जुलते थे। प्रकाश व्यवस्था दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। मकबरे की प्रकाश व्यवस्था हालांकि पहले से है, किंतु फिर भी इसे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की योजना के अधीन इसकी बेहतर प्रकाश व्यवस्था की तैयारी हो रही है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASIKR से राष्ट्रमंडल खेलों तक कुल 46 स्मारकों का कायापलट किया जाना निश्चित हुआ है। इनमें मरम्मत, लैंडस्केपिंग, जन सुविधाएं, उद्यानों का विकास और प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं। कुल 33 स्मारकों को विभाग ने प्रकाश के लिए चिन्हित किया है। इन स्मारकों में LED तकनीक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जिससे बिजली का खर्च कई गुना कम हो जाएगा। इन स्मारकों में हुमायूं का मकबरा ऊपर के 3 प्रमुख स्थलों में आता है। स्मारक में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है, जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट और कैफेटेरिया आदि की व्यवस्था की जा रही है। ध्वंस आशंका वर्तमान समय में इस स्मारक को आतंकवादियों द्वारा विध्वंस से खतरा निरंतर ही बना रहता है। इसके अलावा गैर कानूनी निर्माण, अतिक्रमण एवं निषिद्ध स्थानों में फैलाया हुआ प्लास्टिक कूड़ा करकट यहाँ बने रहते नियमित खतरों में से हैं। आतंकवादियों के हमले की संभावना से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या निरंतर गिरती रही है, जिसके कारण स्मारक के रखरखाव हेतु मिलने वाले राजस्व की भी हानि होती है। हाल ही में मुंबई में हुए आतंकी हमले के कारण हुमायूं के मकबरे में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 माह में 6000 से अधिक गिरी है। दिल्ली सरकार की 2006-2007 में पूर्वी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सीधे जोड़ने हेतु 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों हेतु बनाई जाने वाली सुरंग के प्रस्ताव एवं स्मारक के निकट ही राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की सड़क के चौड़ीकरण एवं उसके लोधी मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव से स्मारक को गंभीर खतरे की आशंका बनी थी। अंततः भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से दोनों ही योजनाएं रुक पाईं। कृपया चैनल हिस्टोरिकल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।